Hello and namaste. How are you all doing? Welcome to Edukiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Sorry 6 p.m. पे सेशन नहीं ले पाई. एक्चुअली बहुत काम, मतलब घर में गेस्ट्स आए हुए हैं. Someone is not fine in the family. Someone is visiting us. Very important people. तो there is happiness. Some sadness तो नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है. But हाँ, हॉस्पिटल में है तो you have to take care of the person. And yeah, because if that I'm not able to sleep, I'm just functioning on bare minimum 3 to 4 hours of sleep. So that's why इतना डिले हो रहा है. Someone was chatting in the chat section also कि फ्री में करते हैं तो ऐसा करते हैं. अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. There is no feeling with regard to that. um I try to be regular, but अगर यार घर में कुछ सिचुएशन हो जाती है तो I have to be there also. I'm a sister, I'm a daughter, I have family responsibilities also. To try and understand, and if you're not able to understand, ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं इससे ज़्यादा. तो 6 p.m. पे नॉर्मली हमारा दो हिंदू का एनालिसिस होता है. ये दो हिंदू का एनालिसिस है और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप नोट्स बना लोगे एंड या अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी. एंड हाँ, संडे भी है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डाउट सेशन भी कर दूँ. ठीक है, कांट प्रॉमिस बिकॉज सच में बहुत सर दर्द हो रहा है. बट आई एम गोइंग टू टेक द क्लास. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आई एम ऑडिबल. लेट मी चेक. इतना तो मैंने बकर बकर कर दिया है. अगर नहीं ऑडिबल थी दोबारा करना पड़ेगा. हाँ, नहीं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आ गया. या For the first time in about 11 years, the government on Saturday released the broad finding of all India household consumption expenditure survey carried out between August 22 and July 2023. तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ये सर्वे हुआ है इसका नाम लिखेंगे, कौन इसको कंडक्ट करता है. ठीक है ना. गवर्नमेंट released the findings of all India household consumption expenditure सर्वे. ठीक है ना. जो कब हुआ था ये सर्वे हुआ था, carried out between 2022 and 23. ठीक है. The data will play a key role in reviewing critical economic indicators कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है इंडिया, इन्फ्लेशन कितना. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है. जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, जो बेसिक थिंग्स हमें चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में, वो कितनी महंगी हो रही है पिछले साल से अगर कंपेयर करें. अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो रहा है तो हम कहते हैं बहुत इन्फ्लेशन हो गई है. ठीक है. तो कैरिड आउट इन 22-23. एक बार सर्वे को पढ़ लेते हैं. नाम ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो घरों की कंजम्पशन है, कितना क्या खरीद रहे हैं, क्या है, वो सर्वे हुआ 22-23 के बीच में. ये सर्वे हुआ और ये पब्लिश भी, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक कर दी गई. ठीक है, दे हैव बीन रिलीज्ड. द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्टेड बाय. अब यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HCES. ठीक है, इसकी ये हमसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. अब सेकेंड पॉइंट जो है, इट इज कंडक्टेड बाय. हु कंडक्ट्स इट? कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज NSO. इसको कंडक्ट करता है एवरी 5 years. हर 5 साल के बाद ये कंडक्ट किया जाता है, एवरी 5 years. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हर 5 साल बाद कंडक्ट होता है, एवरी 5 years के बाद कंडक्ट होता है. और ये क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, NSO. ठीक है जी. उसके बाद however findings of the last survey, now this is important because last survey जो था उसकी findings थी वो रिजेक्ट करी गई थी. however the finding of last survey conducted in 2017-2018 soon after demonetization, जो कौन से नोट बंद हुए थे? 500,000 के नोट बंद हुए थे, डिमोनेटाइजेशन. तो सून आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जो हुई थी वो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST वर नेवर रिलीज आफ्टर द गवर्नमेंट साइटेड डाटा क्वालिटी इशूज. तो मतलब यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि 2017-18 में जो ये सर्वे हुआ था उसका डाटा नहीं रिलीज किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि डाटा क्वालिटी इशू है. फाइंडिंग्स ऑफ लास्ट सर्वे
Findings of last survey, that is 2017-18, 17-18 were never released. I'm so sorry if I'm slow और सच में मेरा बोलते बोलते हेडेक हो रहा है, बट मुझे क्लास लेनी थी तो मैं ले रही हूँ, बिकॉज हम एक और क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. गवर्नमेंट साइटेड डाटा क्वालिटी इश्यूज. क्या बोला उन्होंने कि डाटा क्वालिटी इश्यूज हैं, तो इसलिए जो पिछला सर्वे हुआ वो रिलीज नहीं हुआ. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पिछला सर्वे कब हुआ था, उसमें क्या हुआ था. तो सिग्निफिकेंट बात ये है, ठीक है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, क्या इसमें, ठीक है. ये भी हमें पता होना चाहिए कि HSES होता क्या है. SS जो है वो है इज डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड मतलब जो घरों में हो रहा है हमारे. द सर्वे ऑल्सो कलेक्ट सम ऑक्सिलरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेमोग्राफिक पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस होल्ड. कौन रह रहा है, क्या है, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे HS क्या है, डिजाइन टू कलेक्ट लिखेंगे साथ में, डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन on consumption of goods, on consumption of goods and services by the households. ठीक है ना. और यहाँ पर एक वोकैब वर्ड भी आ जाएगा. ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल. ठीक है जी. एक रिवीजन मारते हैं जल्दी से. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो हुआ, उसके अंदर हमें क्या पता चला कि कौन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करता है. हर 5 साल बाद ये कंडक्ट होता है. लास्ट ईयर 2017-18 में कंडक्ट हुआ था, बट डाटा क्वालिटी इश्यूज थे तो रिजेक्ट कर दिया गया. इस बार 2022-23 के बीच में डाटा कलेक्ट किया गया है. ठीक है जी. ओके, इसमें हमें पता चलता है कि हमारी इकॉनमी लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं. तो वो इट सेज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. ठीक है, कूल. कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, पर पॉइंटर्स बहुत सारे हैं तो आपको याद रखना है. ठीक है ना. अब इसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो ट्राई करा करो कि तुम लिख लिख के कैसे रिवाइज करो. जैसे हाउस होल्ड, तुम ट्राई करा करो कि ऐसे करा करो, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब जो जो याद है लिखने की कोशिश करो. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मतलब मान लो तुम रिवीजन करो तो लिख लिख के कैसे रिवीजन करोगे कि हाँ अच्छा ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करता है, एवरी 5 years कंडक्ट होता है. लास्ट टाइम जो कंडक्ट हुआ था 2017-18 में हुआ था, डाटा क्वालिटी इश्यूज थे तो रिजेक्ट कर दिया गया था. ठीक है. इस बार इससे ये पता चलता है कि कौन कितना स्पेंड कर रहा है. ठीक है. ये वाले पॉइंटर्स जो हैं इस साल वाला जो है 22-23 का डाटा है जो ये दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद कर लोगे तो ऐसे याद कर लोगे लिख लिख के तो बहुत इजी रहेगा. ठीक है जी. ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं. अब 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू कम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1 से जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो हमें एप्लीकेबल हो जाएंगे. न्यू क्रिमिनल लॉज टू कम इनटू फोर्स ऑन 1 July 2024. ठीक है जी. डब्बा क्यों नहीं बन रहा, ये लो बन गया. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 3 बिल्स हैं, 3 लॉज हैं, बिल्स नहीं अब तो वो लॉज बन गए. 3 लॉज हैं. कौन कौन से लॉज हैं, मैं ये दोबारा टेबल बनवा रही हूँ इसी उसमें कि ये एप्लीकेबल हो रहा है. ठीक है. तो हमारे कौन कौन से बिल हैं, भारतीय, इसको सबको रट्टा मार के आना है, कल मैं टेस्ट लूंगी, बस यही बैठ के रटना है. ठीक है. लिख लिख के रटो. भारतीय न्याय संहिता BNS. ठीक है. भारतीय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो स्पेलिंग है उसका ध्यान रखो, मेरी तरह गलतियां नहीं करनी है स्पेलिंग में. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है ना. ये रिप्लेस करेंगे कौन कौन से बिल्स को, 1 मिनट. ये रिप्लेस करेंगे
भारतीय न्याय संहिता बिल की जगह जो है वो आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, वी रिप्लेस इंडियन, यहाँ पे बस ऐसे लिख लेंगे इंडियन पिनल कोड। अब ये भी याद रखना है कि इंडियन इंडियन पिनल कोड 1860 का था, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये रट्टा मारना है, दिस इज कंपल्सरी, हर कोई रट्टा मारेगा, ठीक है ना। आज बैठकर रात को सोने से पहले ये रट्टा मारना है, ठीक है ना। फिर मेरे सपनों में तो न्यूज़ ही आती रहती है भाई, बहुत न्यूज़ आती है मेरे सपनों में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी करंट अफेयर्स पढ़ा देती हूँ, मेरे सपनों में भी न्यूज़ चल रही होती है, ठीक है ना। ये सारे बिल्स हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल किसकी जगह आएगा, इंडियन पीनल कोड की जगह। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसकी जगह आएगा, इसकी जगह आएगा। ये सारा आपको लिखना है टेबल और याद भी करना है। अब यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता जो लॉ है, ठीक है ना, संहिता जो है उसके अंदर सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में आया। क्यों आया वो बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर, वो न्यूज के अंदर इसलिए आया क्योंकि सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है हिट एंड रन केसेस में पनिशमेंट की, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये हुआ कि हम नए वाले एक्ट को पढ़ें या पुराने वाले एक्ट को पढ़ें। देखिए, आप जिन बच्चों के जून तक एग्जाम्स हैं, जून जुलाई तक, ठीक है, वो पुराने वाले एक्ट ही अपना लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रही हूँ वो पढ़कर जाएं। बट जो नए एक्ट्स हैं, जैसे ये न्यूज़ के अंदर आया है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। कोई भी डिस्कशन जो हो रही है नए एक्ट्स के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 106(2) के बारे में लिखते हैं, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग जनवरी के अंदर हमने बहुत बात करी थी, ठीक है ना। ये किसका है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, BNS। अब जो हमारा सेक्शन 106(2) है वो किसके बारे में बात करता है, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 10 years, या बेसिकली punishment of provides for the punishment of in hit and run cases, hit and run cases। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, जो पहला लॉ है सेक्शन 3, ये लिख लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ, पहले लिख लेते हैं। सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोवाइडेड पनिशमेंट ऑफ 2 years इन हिट एंड रन केसेस। जो हिट एंड रन केसेस है उसके अंदर कितने सालों की पनिशमेंट है, 2 years की पनिशमेंट है, ठीक है ना। जो पुराना लॉ था, ये कौन सा, ये ओल्ड लॉ है। और जो नया लॉ जुलाई से हमें एप्लीकेबल होने वाला है उसमें 10 years की सजा प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर है क्या, तो सुनो इसको ध्यान से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अबाउट हिट एंड रन केसेस। तो हिट एंड रन केसेस में मैंने अब 2 ऑप्शंस दी थी, 2 सिचुएशंस बताई थी। तो हिट एंड रन क्या होता है, ठीक है ना। ए सिचुएशन में गाड़ी वाले ने किसी को हिट किया और वो भागा नहीं, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया। अब आप कहोगे कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है या हॉस्पिटल लेके जाना, इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्राउड जो होता है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जिसने हिट किया होता है उसको मारने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हेल्प वाला एजेंडा नहीं है, पुलिस और मजिस्ट्रेट को बताना ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर एक सिचुएशन में जो बी है वो हिट करता है और वो रन कर जाता है, वो बताता ही नहीं है, पुलिस और मजिस्ट्रेट में से किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करता है, देन दैट इज हिट एंड रन केस। तो हिट एंड रन केस क्या होता है कि आपने किसी के का एक्सीडेंट किया और आप भाग गए बिना इन्फॉर्म किए, ठीक है ना। अगर आप हिट एंड रन करते हो तो आपको अब 10 years की सजा हो सकती है नए लॉज के अंदर, एंड पुराने लॉज के अंदर आपको कितने ईयर्स की सजा होती थी, 2 years की सजा होती थी। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके ऊपर ट्रक ड्राइवर्स जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 10 years in hit and run cases has been put on hold. Earlier, transporters and drivers across the country stuck work to protest the particular provision. अब यहाँ पर हमको क्या है नोट करना है कि ये जो 106 सबसेक्शन 2 है, ठीक है ना, दिस हैज बीन पुट ऑन होल्ड, दिस प्रोविजन इज ऑन होल्ड, मतलब ये लागू नहीं होगी।
इज ऑन होल्ड। क्यों होल्ड पे डाली हुई? बिकॉज ट्रक ड्राइवर्स वर प्रोटेस्टिंग, बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स, बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स वर प्रोटेस्टिंग। ठीक है ना, वर प्रोटेस्टिंग, उन्होंने कहा कि भाई सजा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो नहीं बढ़ाओ सजा, ठीक है ना, हिट एंड रन केस की। तो ये जो है ये चीज हमें पता होनी चाहिए। 106 304A आईपीसी के अंदर था। दिस इज वेरी इजी। उसके बाद चलेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है, मुस्लिम असम जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील करने वाला है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि असम में जो जो एक्टिविटीज होती हैं एज अ स्टेट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए रिपील मतलब चेंज लेकर आ रहे हैं, रिपील मतलब उसको खत्म कर रहे हैं। रिपील मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कहाँ पर? असम के अंदर। और यहाँ पर क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं ये हमें याद रखना होगा। तो आइए पढ़ते हैं। अहेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ बिल ऑन यूसीसी दैट इज अकिन टू द लेजिस्लेशन इन उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर असम में भी वो कह रहे हैं कि शायद यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए जैसे उत्तराखंड में आया है। ठीक है, डिसाइडेड टू रिपील द असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड कर रहे हैं? रिपील कर रहे हैं, खत्म। रिपील असम, असम Muslim marriages and divorces registration Act of 1935। ठीक है, अब ये एक्ट है, क्या मुझे इसका नाम पूरा याद करने की जरूरत है? नहीं, आपको इतना याद रखना है कि मुस्लिम्स की जो रजिस्ट्रेशन है मैरिज की, उसके अंदर वो रिपील लेकर आ रहे हैं। और कौन सी स्टेट लेकर आ रही है? असम लेकर आ रही है। इतना याद कर लोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। द स्टेट कैबिनेट विच मेट ऑन फ्राइडे नाइट अप्रूव द असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024 फॉर रिपीलिंग। ठीक है ना, रिपील हो गया, मतलब रिपीलिंग अप्रूव्ड। ठीक है ना, अप्रूव हो चुकी है कि हाँ भाई इसको खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म होगा तो क्या होगा? क्या होगा? ही सेड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। ही सेड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स वुड बी ऑथराइज्ड टू टेक कस्टडी ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स करंटली इन द कस्टडी ऑफ 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार्स। मुस्लिम मैरिज के जो रजिस्ट्रार्स हैं वो अलग से हैं, ठीक है ना, उनके पास कंट्रोल रहता है, बट अब वो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा? व्हाट इज द चेंज? चेंज क्या होगा? यहाँ पर चेंज लिख के मैं आगे लिखूंगी। आई होप आप भी कलर्ड पेन्स थोड़े यूज कर रहे होंगे यार। जरूरी नहीं है कि आप महंगे पेन्स लेके आओ, कलर्ड पेन्स तो बॉल पेन पॉइंट पेन मिलता है। मुझे मेरा जो फेवरेट पेन है, देखो मेरे पास दो पेन होते हैं, एक सस्ता एक महंगा, ठीक है ना। जो सस्ता वाला है वो रेनॉल्ड्स ब्राइट का पेन आता है। मैं ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे बहुत सही लगता है, सॉफ्ट वाला। इसमें आपको ब्लैक ब्लू रेड सारे मिल जाते हैं। और जो महंगा वाला है वो हाई टेक पॉइंट पायलट का, ठीक है ना। मैं मेरी मर्जी होती है मैं कौन सा यूज करूँ। मेरे पास पायलट का वो जो रिफिल वाला होता है वो वाला भी है पेन, ठीक है, बट कोई भी आप यूज करो, थोड़ा कलर्ड वाले यूज करोगे तो थोड़ा रिविजन ईजी हो जाती है। ठीक है, इट इज ईजियर टू रिवाइज। ठीक है जी, ओके। तो चेंज क्या लेकर आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स would be authorized to take custody of registration records currently in custody of 94 Muslim marriage registrars। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार्स थे, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। अब ये लॉ जो चेंज हुआ है उसके बाद कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। किसके पास आ जाएगा ये? किसके हाथ में आ जाएगी ये? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स के पास इनको सारा देना पड़ेगा डाटा। ठीक है, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, अंडर कस्टडी ऑन द रिपील ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर ओवरऑल कंट्रोल। अब किसके ओवरऑल सुपरविजन किसकी होगी? अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑफ रजिस्ट्रेशन।
ठीक है ना. A one time compensation of rupees 2 lakh will be provided to each Muslim marriage registrar for their rehabilitation. अब जो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार्स हैं, ठीक है ना, वो तो रजिस्ट्रेशन से पैसा कमाते थे, तो अब उनको रिहेबिलिटेशन की वो कोई काम कर सके, उनको 2 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे वन टाइम बाय द गवर्नमेंट. ये नोट करने की जरूरत है नहीं. अब इसका रीजन क्या है, वाई दे आर डूइंग सो, व्हाट दे आर डूइंग. तो इसका रीजन जो है चीफ मिनिस्टर ने बताया, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ध्यान से पढ़ेंगे, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफर स्कोप फॉर रजिस्टरिंग मैरिजेस ऑफ इंटेंडेड पर्सन बिलो 21 ईयर्स मेल्स एंड 18 ईयर्स एंड देयर इज हार्डली एनी मॉनिटरिंग. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किस चीज को रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए ये लेकर आ रहे हैं कि बिलो 18 जो है वो शादी ना हो, लड़कियां बिलो 18 और लड़के बिलो 21 की शादी ना हो. चाइल्ड मैरिजेस रोकने के लिए ये कर रहे हैं. तो हमारे को यहाँ पर सिंपल पता होना चाहिए कि असम ने रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस से लेकर के रिपील किया है. इसके अंदर जो पावर है अब किसके पास आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स के पास. ओवरऑल सुपरविजन जो होगी वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की होगी. इससे पहले जो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार्स हुआ करते थे, जो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार्स हुआ करते थे, वो ये करते थे. ये स्टोरी आपको अपने आप को ऐसे ही सुनानी है, अगर बोल बोल के याद करोगे हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें ना याद हो. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. किसकी बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. इलेक्शन कमीशन की इन जनरल बात करेंगे. यहाँ पर इन्होंने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है. कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सी विजिल ऐप. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, तुम बताओ क्या क्वेश्चन बना सकते हो इसमें से, किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया. ठीक है, किसने लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ने. ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन. वोटर्स कैन यूज मोबाइल एप्लीकेशन to inform. Voter has an any information to inform illegal. Voter has everybody's duty to curb money power. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई अपनी मनी की पावर शो कर रहा है. कैसे कैसे मनी की पावर शो कर रहा है कि फ्री के अंदर मान लो वोट्स खरीद रहा है, लिकर बांट रहा है, फ्री बीज दे रहा है. फ्री बीज क्या हो रहा है कि फ्री में कुछ भी दे रहा है, कि कुछ भी दे देते हैं. ठीक है, कि फ्री के अंदर कूलर दे देते हैं, एसी दे देते हैं, फ्री के अंदर टीवी दे देते हैं कि भाई ये ले जाओ और हमको वोट कर देना. तो अगर ऐसा कुछ भी कहीं हो रहा है तो कोई भी वोटर जो है इस ऐप के थ्रू अनोनिमसली मतलब उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका नाम सीक्रेट रहेगा. ठीक है ना. तो वोटर जो है वो बहुत आराम से विदाउट एनीवन नोइंग कि किसने ये कंप्लेंट करी है, अनोनिमसली कंप्लेंट फाइल कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर दे कैन रिपोर्ट इट अनोनिमसली. ठीक है, तो यहाँ पर वोटर्स कैन यूज दिस एप्लीकेशन किसके लिए, टू इन्फॉर्म अनोनिमसली मतलब उनकी आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रहेगी. अनोनिमसली का मतलब क्या हुआ है, आइडेंटिटी वुड रिमेन सीक्रेट. आइडेंटिटी वुड रिमेन सीक्रेट. ठीक है ना, यही सबसे बड़ा डर होता है आजकल कि भाई अगर पता चल गया तो हमको पंगा ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कोई पैसा बांट रहा है, पॉलिटिकल वो है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी तो होगा. तो अनोनिमसली बिना किसी को पता चले किसने ये कंप्लेंट करी है, अनोनिमसली इन्फॉर्म यूज ऑफ मनी पावर. मनी पावर क्या होती है, मनी पावर वोटिंग में ये होती है पावर दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, लिकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, लिकर, फ्रीबीज एक्सेट्रा. फ्रीबीज मैंने बता देना कि फ्री के अंदर देना चीजें, वो फ्रीबीज बोलते हैं उनको. तो ये जो ऐप है सी विजिल ऐप है. ठीक है, द रिपोर्ट विल बी ऑटोमेटिकली जियो टैग, मतलब आपकी लोकेशन पता चल जाएगी. विद इन 100 मिनट्स आर टीम विल रीच द स्पॉट एंड डिसाइड वेदर टू टेक एक्शन और नॉट. तो टीम जो है विद इन 100 मिनट्स पहुंच जाएगी वहां पे. मिस्टर कुमार एडेड दैट इट वाज द राइट ऑफ द वोटर टू रीड द एफिडेविट ऑफ द कैंडिडेट विच कुड बी असेस्ड ऑन द नो योर कैंडिडेट ऐप. तो एक और ऐप है, वो कौन सा है, नो योर कैंडिडेट ऐप. नो योर कैंडिडेट ऐप. और नो योर कैंडिडेट ऐप क्या है, नो योर कैंडिडेट ऐप क्या है, नो योर कैंडिडेट ऐप के अंदर आपको अपने कैंडिडेट, जो आपके एरिया का कैंडिडेट, कोई भी कहीं भी किसी भी एरिया के कैंडिडेट का आप क्या देख सकते हो, आप उसका एफिडेविट देख सकते हो. एफिडेविट क्या होता है, ठीक है, राइट ऑफ द वोटर. मैं ये समझाती हूँ कि एफिडेविट क्या होता है. वोटर टू रीड द एफिडेविट ऑफ कैंडिडेट. ठीक है, कैन बी असेस्ड ऑन नो योर कैंडिडेट ऐप. ठीक है ना.
अब यहाँ पर ठीक है, अभी नहीं है, मैं बताती हूँ क्या है। तो यहाँ पर देखिए एफिडेविट जो होता है ना, वो मतलब आप गवर्नमेंट को कुछ बता रहे हो, ठीक है ना, आप अथॉरिटी को कुछ बता रहे हो कि हाँ भाई जो मैं लिख रहा हूँ ना ये सच है बिल्कुल। अगर मैं लिख रहा हूँ कि हाँ मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं तो है, मैं ये करता हूँ, मेरी जॉब क्या है, मैं क्या बिजनेस करता हूँ तो है। तो वो सारा जो है एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो अपनी सारी डिटेल्स जो है इस एफिडेविट में जो रिक्वायर्ड होती है वो देते हैं, और वो आप जो अगर देखना चाहें कि क्या सच्चाई है आपके कैंडिडेट की तो वहां पे देख सकते हैं। तो क्या कौन से दो ऐप्स के बारे में पढ़ा हमने, नो योर कैंडिडेट ऐप और सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप किसका है, इलेक्शन कमीशन का ऐप है। किसका ऐप है, इलेक्शन कमीशन का ये ऐप है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। स्पोर्ट्स विनर्स इन आर्म्ड फोर्सेस विल गेट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जो स्पोर्ट्स विनर है किसमें, आर्म्ड फोर्सेस में, स्पोर्ट्स विनर्स इन आर्म्ड फोर्सेस विल गेट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि उनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, किन में, जो आर्म्ड फोर्सेस से लोग होंगे और जो इंडिया के लिए मेडल लेकर आएंगे, मतलब फाइनेंशियल से आर्म फोर्स, बेसिकली इंटरनेशनल वाले के अंदर ये तो पढ़ते हैं। बाय 28-29 इंडियाज एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टच ₹3 लाख करोड़। अब यहाँ पर जितने भी ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉइंटर्स जो है नोट करें, ठीक है ना, ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें जो भी ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है ना। तो हमारी 3 लाख करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगी डिफेंस की, जो डिफेंस की चीजें हैं हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है। इन अ सेपरेट डेवलपमेंट ही अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु बैग्ड मेडल्स इन 19th एशियन गेम्स एंड 4th एशियन पैरा एशियन गेम्स। तो ठीक है ना, अप्रूव्ड फाइनेंशियल incentives for armed forces personnel who bagged medals in 19th Asian Games and 4th Asian पैरा गेम्स। और ये सारी गेम्स जो हैं ये बेटा जी कहाँ पर हुई हैं, ये सारी जो है ये हांगजू में हुई है, हांगजू चाइना में हुई है, ठीक है जी। उसके बाद फॉर द गेम्स गोल्ड मेडल विनर्स इतना प्राइस मिलेगा 25 लाख। लाख के स्पेलिंग न्यूज़पेपर से ही गलत आए थे, ठीक है, न्यूज़पेपर से भी गलती आती है। सिल्वर मेडल वाले को 15 लाख और ब्रॉन्ज वाले को 10 लाख मिलेगा। देयर आर 45 मेडल विनर्स हु वन मेडल्स इन बोथ द गेम्स। 45 आर्म्ड फोर्सेस से हैं जिन्होंने ये मेडल जीते हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं किसको कितना मिल रहा है, इतना ही पता होना जरूरी है कि ये जो है हो गया है। एक और जो ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको भी पता होना चाहिए सबको, कि पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट क्या होती है। तो ये इंडिजनाइजेशन लिस्ट की मतलब वो कहते हैं कि ये वाली चीजें जो है ये इंडिया से लेनी है आपको, ये इंडिया में ही बनेगी, डिफेंस से रिलेटेड चीजें। तो इंडिया जो है 5th लिस्ट पे आ चुका है, 5 ऐसी लिस्ट निकाल चुका है, ठीक है ना। कंप्राइजिंग ऑफ ओवर ये हर कोई लिखेगा, ऑफ ओवर 500 आइटम्स की, मतलब इंडिया में बनेगी ये डिफेंस के आइटम्स, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है, ठीक है ना। आइटम्स फॉर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू इंश्योर दैट द सोल्जर्स आर मेड इन इंडिया वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, मेड इन इंडिया वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स, मेड इन इंडिया ये चीजें होंगी, ठीक है जी। ओके, कितनी लिस्ट आ चुकी है, 5 लिस्ट आ चुके हैं। इंडियनाइजेशन मतलब ये चीजें जो लिस्ट में है ये इंडिया में ही बनेगी, ठीक है। तो और फाइनेंशियल आर्म्ड फोर्सेस वाले जिन्होंने मेडल जीता है किसमें, एशियंस में, और ये वो कह रहे हैं कि इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ओलंपिक्स होने वाले हैं तो ऑब्वियसली उनको बूस्ट मिलेगा कि हाँ हमको जीतना है, ठीक है, इतना इंसेंटिव मिलेगा। स्टेटिंग दैट द क्वाड ग्रुपिंग इज हेयर टू स्टे ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। मैंने क्वाड के बारे में कल भी शायद बात करी थी। क्वाड ग्रुपिंग के अंदर कौन कौन आ जाता है, क्वाड ग्रुपिंग के अंदर बेटा जी आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और एक मिनट स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ठीक है ना। ये हलवा क्वेश्चन है, इस बार जो है क्वाड 2024 इंडिया में होने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद जयशंकर जी इसके बारे में बात कर रहे थे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है।
और यहाँ पर वो कह रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन फैसिलिटेटेड बाय इमर्जेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन प्रोपेल्ड बाय चेंज इन बस ठीक है, क्वाड के बारे में पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलेंगे, द फाइनेंशियल टास्क फोर्स plenary has finalized the modifications of its assessments methodology to reflect the recent revisions to its standards for protection of non-profit organizations from potential abuse of terrorist financing। तो अब यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, चलो पहले मैं समझा देती हूँ, तुम्हें ये होता है पहले समझा दो, है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये देखो ये ना पूरे वर्ल्ड के अंदर इंश्योर करती है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक तो कोई इलीगल पैसा ना कमाए, इलीगल मेथड से पैसा ना बनाए, मनी नहीं बनाए, ठीक है ना। और एक ये मेजर चाहिए चीज जो है, टेरर फंडिंग ना हो, ठीक है ना। टेरर फंडिंग की टेररिस्ट अटैक करना है उसकी फंडिंग जो है वो रोक सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि टेररिस्ट के पास हेलीकॉप्टर्स है, हम कह रहे हैं टेररिस्ट के पास ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो उनको चलाने के लिए सबसे पहले उनको खरीदने के लिए वो आ कहाँ से रहे, उनके पास पैसा है तभी वो खरीद पा रहे हैं, तो ये चीज रोकनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर वो बहुत बहुत तरीके निकालते हैं कि टेरर फंडिंग को रोक सके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाले, और ये कंट्रीज की असेसमेंट भी करते हैं, उनकी रेटिंग भी करते हैं कि भाई यहाँ से टेरर फंडिंग हो रही है, ये कंट्री सही नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी करते हैं, ठीक है ना, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जिस भी फील्ड में वो काम करें, लोग, एनिमल, प्लांट्स, किसी भी चीज़ की भलाई में करते हैं, उनका मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, उनका वो एम अचीव करना होता है। मोस्टली इनका ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं चैरिटी के थ्रू चलते हैं, मतलब जो डोनेशंस इनको मिलती है उसके थ्रू चलते हैं। अब इन जो प्रॉफिट एनजीओज हैं, इनका कोई मिसयूज ना करे टेरर फंडिंग के लिए, उसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वालों ने अपनी जो असेसमेंट, मतलब जिस तरीके से वो हर कंट्री का देखते थे कि भाई ये सही है गलत है, उसके अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, FATF की फुल फॉर्म क्या है, ये हमारे एग्जाम में आ सकती है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज FATF, फाइनलाइज्ड क्या, modifications to its assessment methodology to reflect the recent revisions to its standards for protection of non-profit organizations from terrorist, from abuse of terrorist फाइनेंसिंग, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर आपको इतना डरने की जरूरत है, मुझे पता है बहुत सारी चीजें ऐसे हेवे लग रही होंगी मे बी आपको। एक तो FATF की फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये याद कर लो कि भाई ये करता क्या, इसके दो मेन एम्स है कि इलीगली कोई मनी ना कमाए, और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग, ये कंट्रीज की चेकिंग करता है, उनको रेट करता है कि भाई ये मतलब सिस्टम होते हैं इनके रेटिंग के, ठीक है ना। अब वो सिस्टम्स के होते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो देख ले कि भाई यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग होती है, तो वो कंट्री सही जगह पे नहीं जा रही है। तो यहाँ पर कि ये एनजीओज का मिसयूज ना हो, एनजीओ मिसयूज फ्रॉम टेरर फंडिंग, ठीक है ना, इसके लिए कर रहे हैं। तो इतनी अगर स्टोरी आपको नहीं समझ में आ रही, इतनी स्टोरी समझ के इसका नाम याद कर लेना, बस हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलिए, सेंटर टू एग्जामिन लद्दाख डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, हमने कल ही पढ़ा था कि लद्दाख की क्या डिमांड्स है, पढ़ा था हमने कल ही, क्या कि लद्दाख की क्या डिमांड्स है, हमने कल ही किया है लद्दाख की डिमांड्स, रही है या नहीं मुझे याद नहीं, हाँ, डिमांड्स ऑफ लद्दाख हमने पढ़ा था। तो डिमांड्स ऑफ लद्दाख में हमने क्या पढ़ा था कि लद्दाख की सबसे पहले क्या डिमांड है कि हमको इंक्लूड किया गया जाए 6 शेड्यूल में, हमें स्टेटहुड दी जाए। अभी क्या है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यहाँ पे कोई CM नहीं होता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सीट हो ले और लद्दाख कारगिल के लिए, इसको कौन डिमांड कर रहा है, दो ग्रुपिंग्स है, ले एपेक्स बॉडी जो किसको रिप्रेजेंट करिए, बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करिए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो किसको रिप्रेजेंट करें, शिया मुस्लिम को रिप्रेजेंट करें। ये हमें पता है लद्दाख में ये चल रहा है, ठीक है। उनकी होम मिनिस्ट्री से बात हुई है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अग्रीड to examine how the provisions of sixth schedule of the constitution can be implemented in Ladakh's context according to an understanding reached between civil society leaders and Ministry of Home Affairs.
तो यहाँ पर उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने क्या एग्री करा है कि हम देखेंगे कि 6 शेड्यूल को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इतना हमें डेवलपमेंट लिखना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू एग्जामिन हाउ द provisions of 6th schedule of constitution can be implemented in Ladakh's context। ठीक है ना, लद्दाख के कंटेक्स्ट में हम कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो कल वाली मीटिंग हमें पता था कि होनी है, उस मीटिंग में ये हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम देखेंगे आप कैसे हम 6 शेड्यूल के अंदर जो हमें डालना है वो कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं लद्दाख के रिलेटेड, ये बोला है उन्होंने। ठीक है, आगे क्या बोला, इन द नेक्स्ट मीटिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स विल कम टुगेदर टू डिस्कस द लीगैलिटी एंड द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रांटिंग स्टेटहुड टू लद्दाख एंड इट्स इंक्लूजन अंडर 6 शेड्यूल। तो वो कह रहे हैं स्टेटहुड कैसे ग्रांट कर सकते हैं क्या नहीं। द 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244। तो यहाँ पे हमें ना 6 शेड्यूल की एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प सी डेफिनेशन मिल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 शेड्यूल के अंदर वो क्या कह रहे हैं, अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of the constitution प्रोटेक्ट्स इंग्लिश थोड़ी हेवे हो गया, कोई बात नहीं, नोट कर लेंगे। ट्राइबल पॉपुलेशन किसको प्रोटेक्ट करती है, ये ट्राइबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करती है। और उससे क्या होता है, अलाउइंग क्रिएशन ऑफ, इसको पहले लिख लेते हैं फिर मैं तुम्हें रीडिंग मरवा के इसको समझा दूंगी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे ताकि जब तुम रीडिंग भी दो तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ऑटोनॉमस जिनको इंडिपेंडेंस दी जाए, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और इनको क्या पावर दी जाती है, विच कैन फ्रेम लॉज ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तुमने एक गाना सुना है, पल पल दिल के पास, तो ये पल बन गया, ठीक है ना। पी से क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ, ए से क्या हुआ, एग्रीकल्चर, एल से हो गया आपका ए से हो गया एग्रीकल्चर, एल से हो गया लैंड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 शेड्यूल में क्या हो रहा है, 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो कस्टम्स होते हैं, उनका रहने रहने का जो सिस्टम होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल बात करता है इसके बारे में, और इसके अंदर क्या होता है, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट काउंसिल्स होती हैं जिनके पास पावर होती है टू फ्रेम लॉज, किसके ऊपर, पल के ऊपर, लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स एग्जिस्ट। आज के टाइम पे एज ऑफ नाउ 10 autonomous councils exist। कहाँ पर, in असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार पर्पल ना इसमें हाइड हो जाता है, ऑरेंज ले लेती हूँ, ये दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा में, ठीक है। आगे चलेंगे, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। लेपेक्स बॉडी है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मीट करा उन्होंने होम मिनिस्ट्री के साथ। द लैब करा आर डिमांडिंग स्टेटहुड इंक्लूजन ऑफ स्टेट इन दस गिविंग ट्राइबल जॉब रिजर्वेशन, ये हमने कल पढ़ लिया था। लद्दाख वॉज टर्न्ड इनटू अ यूनियन टेरिटरी आफ्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK वॉज रिमूव्ड, ये हमने शायद नहीं लिखा था, ठीक है ना, ये हम लिख लेंगे। लद्दाख वॉज टर्न्ड इनटू अ यूनियन टेरिटरी after the special status of JNK under Article 370 was removed, ठीक है ना। इन, या लिख लो, on 5th August 2019, ठीक है ना, 5th August 2019 को ये काम हुआ था। तो लद्दाख को यूटी बना दिया था, क्या कर दिया था, लद्दाख वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ यूटी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर।
होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे आगे चलेंगे। आफ्टर लूजिंग द आइकॉनिक क्लॉक सिंबल, किसने लूज कर दिया? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। स्टोरी सुनी थी हमने, शरद पवार, अजीत पवार, याद है? थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। तो शरद पवार, अजीत पवार, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फटाफट से रिवाइज मारेंगे। तो दो हैं इसके अंदर, एक शरद पवार है, ठीक है ना, इन्होंने फाउंड करी थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और फिर उनके भतीजे पता नहीं कुछ है, रिश्तेदारी में ही है, पवार, नॉट पावर, पवार, सॉरी, ठीक है ना। तो शरद पवार और अजीत पवार, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दोनों, शरद पवार बढ़िया पार्टी चला रहे थे, अजीत पवार कहते हैं मेरे साथ ज्यादा लोग हैं, मेरे साथ मेरा ग्रुप जो है, जो मेरे साथ मेंबर्स हैं एनसीपी के, ठीक है ना, हम क्या है, हम रियल एनसीपी हैं, ठीक है ना। अब ये तो चला ही रहे थे, ठीक है। अब दोनों कहने लगे मैं भी रियल हूँ, ये भी रियल है। इलेक्शन कमीशन ने किसको बोला कि रियल है? अजीत पवार को। किस बेसिस पे? कि मेजोरिटी अगर हम देखें वोट्स की जिनको मिले, वो इनको और इनके लोगों को मिले, ना कि इनको। तो इनको बोला गया कि ठीक है तुम क्लॉक भी रख लो, क्लॉक जो है वो ऑफिशियल सिंबल है, ठीक है, किसका? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। और उनको कहा कि नेम भी रख लो, तो तुम रख लो, ठीक है ना। अब शरद पवार को नाम दे दिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, ठीक है, ये नाम दे दिया। और जो सिंबल दिया है अब उनको, वो किसका दिया है? सिंबल जो दिया है वो न्यू है, न्यू सिंबल ऑफ अ मैन ब्लोइंग टूरा, ट्रम्पेट, ठीक है ना। क्या है? अ मैन ब्लोइंग टूरा, ब्लोइंग टूरा। अब इसके नोट्स कैसे बनेंगे? देखो इतना ज्यादा वो हो गया, ये सारा हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये तो स्टोरी थी। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आगे लिखेंगे शरद चंद्र पवार अनवेल्ड इट्स न्यू सिंबल ऑफ मैन ब्लोइंग टूरा, ठीक है, ट्रम्पट, ठीक है, याद हो जाएगा, इजी। बैंड बाजे वाला टाइप्स बना लो दिमाग में। रिवाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3 and 6 टू लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। और 24-25 इसी साल से इंट्रोड्यूस हो जाएंगी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 and 2 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, उन्होंने बोला कि नए टाइप से, नए सिस्टम से पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी रिवाइज करी गई है। तो रिवाइज्ड एनसीईआरटी, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स और रिवाइज एक मिनट यार, ये गलत मैंने बना दिया। एनसीईआरटी टू इंट्रोड्यूस, नींद का असर है ये, रिवाइज्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3 to 6। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, फ्रॉम 24-25 ईयर। ये तो ठीक है कि हाँ इस क्लास की है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आ सकती है, ये सब क्वेश्चन है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक्स, इंट्रोड्यूस टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 and 2 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। जैसा बोला गया कि हाँ ऐसा सा बनाओ, वैसा बनाया गया है, ठीक है ना। और जिसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, मतलब नया तरीका पढ़ाने का, कि क्या क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बताया, और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करे जा रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 2020 में, कोविड वाला साल। सबको याद है कोविड वाला साल, अनोखा साल। केरला टेक्स अ पायनियरिंग स्टेप टू कर्ब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है, और केरला ने क्या स्टेप लिया है? केरला लेकर आया अमृत, ऑपरेशन अमृत। ये हमने, मेरे ख्याल से मैंने ये आपको उसमें करवाया था, अगर किसी बच्चे ने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं जनवरी के, तो उसमें ये था। अगर आपको नहीं पता तो हमारे एमसीक्यूज जो हैं दे आर रियली रियली गुड। प्लीज़ इंश्योर कि आपने जनवरी 2024 के अगर नहीं लिया तो लेकर प्रैक्टिस कर लो, और फेब 2024 के भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो
तो ज़रूर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ये आपकी प्रेप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा. ठीक है ना. दीज आर फॉर ₹250 पर मंथ. अगर आप रेगुलरली क्लासेस लगा रहे हो और साथ में आप अपने ये करंट अफेयर्स एमसीक्यूज लगा रहे हो तो आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं. जो डिफरेंट सोर्सेज आप बोलते रहते हो ना कि ये कैसे करें वो, तो वो भी कवर होते हैं. तो दीज आर रियली रियली गुड. इफ यू वांट टू बाय यू कैन. ठीक है. तो ऑपरेशन यहाँ पे कौन से की बात हो रही है? अमृत. ऑपरेशन अमृत. तो यहाँ पर ऑपरेशन अमृत है क्या? अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अमृत इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ. अब ये कौन लेकर आया है? ये केरला लेकर आया है. ठीक है ना. केरला लेकर आया है. केरला लेकर आया है इसके अंदर. अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर, ठीक है ना, मैंडेटरी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर एक्वायरिंग any class of antibiotics. अब क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले. देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पर. आप केमिस्ट के पास जाइए, ठीक है ना, उसको बोलिए कि भैया हमको फीवर है, फीवर की दवाई दे दो. 4 से 5 दवाइयाँ आपको वो दे देगा. ठीक है ना, खुद ही दे देगा. या फिर आप खुद जाके बोलो कि मेरे को ब्रूफन दे दो, मेरे को कॉम्बीफ्लेम दे दो, है ना, वो दे देंगे. ठीक है ना. अब क्या हो रहा है, हम इतनी ज्यादा लोग मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है ना, बिना उनको पता है कि इसके मतलब खानी है, ये वाले लेवल की खानी, कौन सी खानी, खुद से ही इतनी मेडिसिन खा रहे हैं. ठीक है. कि जब एक्चुअल में उनको कोई बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो बहुत बार ऐसा बॉडी कर लेती है कि जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं मेडिसिन के अगेंस्ट. ठीक है ना. इतनी बार मेडिसिन उन्होंने खा ली है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं माइक्रोब बैक्टीरिया जो हमारे अंदर है, कि जो मेडिसिन है, जो डिजीज जब होती है और हम मेडिसिन लेते हैं तो वो इफेक्ट ही नहीं करती. उसी चीज को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और इसका सोल्यूशन क्या है कि जो ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर जो बोलता है, वो डॉक्टर्स की जो वो पेपर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है अगर किसी को एंटीबायोटिक्स खरीदने हैं. तो केरला ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया और इसको क्या बोला है? ऑपरेशन अमृत बोला है. अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या कैसे क्या हुआ था. इन 2011 इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड H1 रूल टू प्रोहिबिट द ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो H1 रूल लेकर आए थे जिसमें ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लेकर मना था कि नहीं कर सकते ओवर द काउंटर. मतलब आप गए केमिस्ट वाले को बोला मुझे ये मेडिसिन दे दो, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं, और उसने वो दे दी, नॉट अलाउड. ठीक है. तो यहाँ पर 2011 के अंदर हम ये इंडियन गवर्नमेंट का लिख लेते हैं. 2011 इंडियन गवर्नमेंट introduced H1 rule to prohibit over the counter OTC over the counter sales of antibiotics without prescription में गलत लिखी थी, prescription. ठीक है ना. और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ किसके लिए? टू स्टॉप टू कंसर्न, ठीक है ना, रिस्पॉन्डिंग टू AMR, that is antimicrobial resistance. ठीक है. अब यहाँ पे हाउएवर ड्यू टू हेल्थ केयर सिस्टम, अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि गांवों में तो ये मेडिसिन मतलब अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे, वहां पे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो 2013 के अंदर उन्होंने क्या किया, द इंडियन गवर्नमेंट मॉडिफाइड द रूल. इंडियन गवर्नमेंट मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, मैं इतने दिनों से करवा रही हूँ मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड द रूल. ठीक है ना. इसमें क्या चेंज लेकर आए उन्होंने? मॉडिफाई किया रूल टू limit OTC over the counter restriction to second and third line antibiotics, allowing the sale of
फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट लाइन मतलब कैटेगरी है। अब जैसे तुम्हें क्रोसिन लेने जाना है, एंटीबायोटिक है आई थिंक, मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो वो दे देंगे, ठीक है। बट अगर कोई बड़ी एंटीबायोटिक्स की दवाई है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। ये 2013 में चेंज लेकर आया और इसी को फॉलो करते हुए केरला में तो कोई भी अब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कोई भी एंटीबायोटिक, चाहे फर्स्ट लाइन है, सेकंड है, थर्ड है। केरला कहता अंडर द प्रोग्राम एंटी माइग्रेबल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल है, तो उसके अंदर कहता कि भैया तुमको डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी तभी दवाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टीबी के बारे में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो है एक योजना लेकर आई हमारी सरकार, उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना, ठीक है, लिखेंगे निक्षय पोषण योजना में पैसे दिए जाते हैं पेशेंट को जो टीबी से सफ़र कर रहा है, ताकि वो उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे, क्योंकि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट टीबी के ड्यूरिंग फुलफिल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी इज़ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। पेमेंट ट्रांसफर्ड टू पेशेंट्स of TB to ensure nutritional diet, to ensure nutritional support, to ensure nutritional support, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी होता है, बस ये हमें पता होना चाहिए क्या है, बाकी सारा जो लिखा हुआ है वो हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत। अब यहाँ पे बात करें कि यूक्रेन रशिया की वॉर के बारे में बात करें। अब यहाँ से हमें ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। वो क्या मिलने वाले हैं कि रशिया ने कौन कौन से एरियाज जो हैं यूक्रेन के कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉर की एनिवर्सरी थी, इसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी वॉर रशिया यूक्रेन की। देयर नाउ इज अ कंसेंसस अमंग डिफेंस एक्सपर्ट्स एज वेल एज रिपोर्ट्स फ्रॉम लीक्ड वेस्टर्न इंटेलिजेंस असेसमेंट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना, उनको लग रहा था कि वो 2 दिन के अंदर वॉर जीत लेंगे, थोड़े टाइम में वॉर जीत लेंगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जो वॉर है ये इतने साल 2 साल तक चल जाएगी, ठीक है। उनको लगा था जैसे उन्होंने छोटी छोटी वॉर्स करी थी, ठीक है ना, रशिया वॉर्स अगेंस्ट, ठीक है ना, रशिया टुक, ठीक है, कहाँ से टुक जॉर्जिया इन 2008 एंड क्रिमिया इन 2014, ठीक है ना। ये इन्होंने यूक्रेन से बड़े आसानी से छोटी छोटी क्विक विक्ट्री हो गई थी, तो उनको लगा था इस बार भी हम ले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने अभी तक क्या क्या एक्वायर करा है। दिसंबर में रशिया ने, इन दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर छोड़ो, तो रशिया ने कौन कौन से कैप्चर कर लिया है। रशिया हैज कैप्चर्ड फॉलोइंग एरियाज ऑफ यूक्रेन। ये पेपर में आ जाते हैं ऑप्शंस के फॉर्म में। सबसे पहला कौन सा है? भाग मत, वो कहता है भाग मत, मेरे से भाग मत, ठीक है ना। करंट अफेयर्स क्या कहती है? मेरे से भाग मत, तो भाग मत, ठीक है ना, तुम भागते हो, वो कहते हैं भाग मत, ठीक है ना। व्हेन इट कैप्चर्ड मराइंका, ठीक है ना, मैरी इनका, क्या वो कहते हैं मैरी, पहले शादी इनका कर दो, ठीक है ना। डॉन एस्क, ठीक है ना, डॉन एस्क, डॉन का टेस्ट है, डॉन एस्क, और ये कैप्चर किए हुए इन्होंने, ठीक है ना। और इस बार इन्होंने अवदीका, ठीक है ना, द रशियंस आर नाउ एडवांसिंग वेस्ट ऑन पाइलिंग अप प्रेशर इन यूक्रेन फोर्सेस, तो अवदीका भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है, अवदीका, ठीक है ना। तो ये सारी जगहें हैं जो कैप्चर हो गई हैं, रशिया के पास हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक जजमेंट की, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, बट अब ये रेपिटेशंस हैं तो फटाफट से निकाल देते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.logri.in। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले वहाँ पर अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो मैंने जैसे बोला कि आप करंट अफेयर्स के MCQ जरूर बाय करें, बिकॉज इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। एंड अगर बाय चांस आपसे करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलरली नहीं रख रही हैं, या फिर आपका पुराना बैकलॉग है, तो आप वन शॉट बाय कर सकते हैं। हमारे पास करंट अफेयर्स के वन शॉट्स जो हैं वो मई 2023 से लेकर के अब फेब का भी आज डल जाएगा, 2024 का फर्स्ट पार्ट जो है वो डल जाएगा, एंड 2 और 3 भी बहुत जल्द मैं डाल दूंगी जनवरी फर्स्ट वीक तक, तो ये आप बाय कर सकते हैं। दिस इज फॉर ₹300 पर मंथ, दिस इज फॉर ₹250 पर मंथ,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हमारे पास है पीयू के हैं, जामिया के हैं। पीयू के ऊपर ऑफर चल रहा है, ऑफर के लिए आप लॉगरी का यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं फॉर कूपन कोड। ठीक है। जामिया जो है वो लाइव है, स्लैट का मॉक टेस्ट लाइव है, MHCT 3 ईयर 5 ईयर लाइव है, और CUT PG भी हमारे पास मॉक टेस्ट लॉ का जो है वो पड़ा है, लाइव है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। इन सभी के साथ गाइडेंस कॉल्स, ग्रुप गाइडेंस कॉल्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जूम कॉल्स होती हैं जो इनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम आगे चलेंगे। हाँ, अब चले यहाँ पर। अब देखो, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर इन द फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? टेम्पररी। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। टेम्पररी। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। SC's इंटरिम ऑर्डर मतलब टेम्परेरी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर ऑन फॉरेस्ट एक्ट। तो इसके अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर ऑन मंडे द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू फॉलोइंग एंड द ऑल इनकम्पासिंग डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड गवर्नमेंट टू फॉलो ऑल इनकम्पासिंग। जिन्होंने पहले नोट्स बना रखे हैं ना इस पॉइंट के, वो सिर्फ सुनेंगे, ठीक है ना। ऑल इनकम्पासिंग डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट as upheld in a 1996 Supreme Court decision, TN Godavarman Thiruvalpad। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। पहले जो था ना, फॉरेस्ट को गिराई जा रहे थे, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज करी जा रहे थे। तो फिर जरूरत पड़ी एक एक्ट की जो इस सबको रोक सके, तो आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, तो आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर ये आया। ठीक है ना, कि स्टॉप रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट। रेजिंग मतलब जो मिसयूज हो रहा था, उनको काटा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, उनको रोकने के लिए फॉरेस्ट एक्ट 1980 लेकर आया गया। ठीक है। अब जब ये एक्ट लेकर आया उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड है किसी लॉ के अंदर, उनको तो आप सेफगार्ड कर ही रहे हो, आपको उन फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है जो डीम्ड फॉरेस्ट है। मतलब डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब जो मे बी रिकॉग्नाइज नहीं है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज। डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? वो रिकॉग्नाइज नहीं है अंडर अ लॉ, बट वहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस लैंड में, तो वो क्या है? वो डीम्ड फॉरेस्ट है। तो आपको यहाँ पर TM गोदावर्धन थिरुमलपाड वाली जो जजमेंट है उसके अंदर क्या कहा गया? रिकॉग्नाइज प्लस डीम्ड फॉरेस्ट को भी आप प्रोटेक्ट करोगे। 2023 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी फॉरेस्ट लॉ के अंदर और कहा कि सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। डीम्ड वाले अगर किसी और नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज करना है तो कर सकते हैं, बट अब 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं कर सकते, आपको डीम्ड और रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट दोनों को प्रोटेक्ट करना है। दो ये अभी क्या है? इंटरिम ऑर्डर है। वो जो अमेंडमेंट हुई है वो चैलेंज हो रखी है। मैंने ये अमेंडमेंट डिटेल में बात करी हुई है, डेट बच्चे जो है आपको बता देंगे कॉमेंट्स के अंदर, बट ये लिख लो, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये वाला पॉइंट मुझे पता नहीं मैंने लास्ट टाइम करवाया था या नहीं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट came into force in 1980। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है ये। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, ये उसके ही कॉन्टिन्यूशन में मैंने स्टोरी बता दी थी। अब देखिए गाजा के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, इसराइल के ऊपर हमास वाले जो है अटैक करते हैं अक्टूबर के अंदर, टेररिस्ट अटैक होता है और इसराइल फुल ब्लोन वॉर डिक्लेयर कर देता है गाजा के ऊपर। गाजा के ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही हमास जो है वो कंट्रोल करता है इसी एरिया को, तो इसलिए यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस रहते हैं गाजा में। कौन रहते हैं? पैलेस्टीनियंस रहते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने बोला ICJ में कि साउथ अफ्रीका ने क्या बोला कि इजराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड मतलब किसी एक क्लास, किसी एक टाइप ऑफ लोगों को यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को टारगेट कर रहा है, उनको क्लिंस करना चाहता है, मतलब उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है। कौन? इजराइल।
ठीक है। अब यहाँ पर ये केस जो है वो चल रहा है। एक और केस जो है वो चल रहा है यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था, यूएन असेंबली दिसंबर 2022 के अंदर यूएन जनरल असेंबली हैड आस्क्ड द कोर्ट फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस pertaining to Israeli action in the past. First, what are the legal consequences for Israel over its policy of occupation and settlement and annexation? तो यहाँ पर क्या है, इसराइल तो बना ही हुआ है, इसराइल जो पैलेस्टीनियन एरिया है जैसे गाजा और वेस्ट बैंक, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो कहते हैं कि बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली ने पूछा जो ये इसराइल करता है गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर, ये क्या सही है, क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसीज क्या है फॉर इसराइली ऑक्यूपेशन सेटलमेंट एंड एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी सिंस 1967 वॉर एंड अटेम्प्ट्स टू चेंज द डेमोग्राफिक स्टेटस। डेमोग्राफिक स्टेटस की वहाँ पर जो जूज है उनकी संख्या बढ़ाना, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है वो क्या सही है, ठीक है, गलत है। सेकेंड, व्हाट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस ओवर इजराइल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन। जो पैलेस्टीनियंस की तरफ इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये क्वेश्चन पूछा था यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन जनरल असेंबली ने इन 2022। तो ये लिखेंगे यूएन जनरल असेंबली in December 2022 asked the advisory opinion of ICJ on two questions, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या था, consequences of illegal नहीं, और consequences of occupation, settlement and annexation of Palestinian territories since 1967 war, ठीक है, और consequences of discriminatory policies towards Palestine। तो मतलब यहाँ पर आईसीजे और इसराइल से रिलेटेड और गाजा से रिलेटेड दो स्टोरीज हैं, एक तो साउथ अफ्रीका वाली जो मैंने तुम्हें कल भी सुनाई थी, और एक ये दो अलग स्टोरीज हैं, पता होना चाहिए क्योंकि इसराइल गाजा पैलेस्टीन ये सब इन्वॉल्व है। उसके बाद वुमेन ऑफ द ऑपोजिशन, ये अब यहाँ पर क्या हुआ, रशिया के अंदर जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं या तो उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते ऐसा लग रहा है। अलेक्सी नवेल्नी जो थे वो प्रिजन में थे, ऑपोजिशन के लीडर थे, प्रिजन में सर्व कर रहे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। ये क्वेश्चन अब 101% आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम जो है अलेक्सी नवल्नी, आपको याद रखना है, नवल बहुत लोगों का नाम होता है, नवल NY, ठीक है ना, और एलेक्सा से अलेक्सी याद करना तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 PM, कल मैं ट्राई करूंगी कि 6 PM हो जाए, ऑलमोस्ट हो जाएगा फॉर श्योर। थैंक्स फॉर एडजस्टिंग एंड वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मंडे को मतलब आएगी रिकॉर्डिंग आएगी, मैं ट्राई करूंगी कि जो हमारा मिस हुआ है ना वीक में एक दिन वो मैं करवा दूँ, ठीक है। बाय बाय।